गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इज कॉल्ड बार ग्राफ। ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा का जिसमें कि बार्स यूज हो और वो बार्स की विड्थ कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, जो रेक्टेंगल होता है उसको हम बार बोलते हैं। रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, आपको पता ही है। जैसे ये शीट है, ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये लेंथ है और ये जो है ये विड्थ है। तो यूनिफॉर्म विड्थ होनी चाहिए, अलग अलग विड्थ नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म विड्थ मतलब एक जैसी विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो डाटा को जब हम बार्स की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं, और बार्स कैसे होने चाहिए? यूनिफॉर्म विड्थ। ठीक है, इस तरह के बार्स होने चाहिए। तो डाटा को यूनिफॉर्म विड्थ वाले बार्स जो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो जो ग्राफ आता है उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। तो जब भी आप बार ग्राफ बनाओगे आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ये 3 पॉइंट अगर आपका सही है तो बार ग्राफ आपका सही माना जाता है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पहला पॉइंट यह है कि विड्थ ऑफ ईच बार शुड बी सेम। ठीक है, जो बार्स है उसकी विड्थ सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ रेक्टेंगल हमने बनाया है, एक हमने ये रेक्टेंगल बनाया, मान लो ये क्या है? बार। इसको क्या बोलेंगे? बार। अब इसमें ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे? लेंथ। और इसको क्या बोलेंगे? विड्थ। तो ये जो विड्थ है वो ये सेम होना चाहिए। जितने भी बार्स हम बनाएंगे बार ग्राफ में, सबकी विड्थ कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, एक जैसी विड्थ होनी चाहिए, अलग अलग विड्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स शुड बी सेम। अब दूसरा ये है कि जैसे हमने एक बार यहाँ बनाया है, फिर दूसरी बार जो बनाएंगे तो दो बार के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, फिर आगे जितने भी बार्स बनाओगे सबके बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे दो बार के बीच में एक बॉक्स का गैपिंग है, मान लो बार ग्राफ हम जैसे ग्राफ शीट पे बनाएंगे तो उसमें बॉक्सेस होते हैं, 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, 1 सेंटीमीटर का 1 बॉक्स होता है। तो एक बॉक्स में हमने एक बार बनाया है, फिर हमने एक बॉक्स का गैप ले लिया, फिर हमने दूसरा बार बनाया है, यानी दो बार के बीच में कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब हम तीसरा बार जो बनाएंगे उसके बीच में अगर आपने दो बॉक्स का गैपिंग दे दिया तो गलत माना जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें एक बॉक्स छोड़ना है, फिर एक बार बनाना है, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर एक बार बनाना है, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, एक बार बनाना है। इस तरह से बनाना है आपको। इस तरह से क्या होगा कि एक बॉक्स में बार बनाने से बार की विड्थ भी एक जैसी होगी, और एक एक बॉक्स छोड़ने से बार के बीच की डिस्टेंस भी एक जैसी रहेगी। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, हर एक बार की विड्थ सेम हो और हर एक बार के बीच की डिस्टेंस सेम हो। और तीसरा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्केल जो होता है ये जरूर लिखा होना चाहिए बार ग्राफ में। 1 मार्क्स स्केल लिखने यही होते हैं। कई बार बच्चे स्केल नहीं लिखते हैं, इसलिए उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपको स्केल जरूर लिखना है। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने बताया, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जितने भी विड्थ हैं, बार हैं, सभी बार का विड्थ सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉक्स में हमने एक बार बनाया है तो बाकी जितने भी बार्स बनाएंगे सभी बार हम एक एक बॉक्स में बनाएंगे। दूसरा यह है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स शुड बी सेम। दो बार्स के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर दो बार्स के बीच में एक बॉक्स की गैपिंग है तो बाकी सभी बार्स के बीच में एक एक बॉक्स की ही गैपिंग होगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि स्केल लिखा होना चाहिए। 3 समझ आ गया पॉइंट? ये 3 पॉइंट अगर आपका सही है तो बार ग्राफ आपका सही होता है। बहुत आसान से टॉपिक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें नंबर फ्री में कट जाते हैं बच्चों की। ये 3 पॉइंट अगर सही से लिखोगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ठीक है, बार ग्राफ ड्रॉ करते समय इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है कि सिंगल बार ग्राफ में एक ही डेटा होता है, एक ही डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि अ बार ग्राफ इन विच 2 डेटा रिप्रेजेंटेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होता है। ऐसा बार ग्राफ जिसमें दो दो डेटा एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है उसको डबल बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, उसके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो वो हम डबल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक ही टर्म हुआ है मान लो, तो एक ही टर्म के जो मार्क्स होंगे सारे सब्जेक्ट के, तो वो जो
हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सिंगल बार ग्राफ से होगा। समझ आ रहा है? दो टर्म होते हैं ना, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स हैं सिर्फ उसी को अगर हमने रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट टर्म के इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ्स के, साइंस के, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हमने बार ग्राफ में दिखाया, तो वो सिंगल बार ग्राफ होगा। लेकिन फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों के मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में मैथ्स में 80 मार्क्स हैं और सेकेंड टर्म में मैथ्स में 95 मार्क्स हैं, तो हमें दोनों ही दिखाना पड़ेगा फिर, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो उसमें क्या होता है कि उस बार ग्राफ को क्या बोलेंगे हम? डबल बार ग्राफ। जो डबल डेटा एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है बार ग्राफ में, तो उसको डबल बार ग्राफ। अब देखो इसका एग्जांपल एक दिया हुआ है, ये सिंगल बार ग्राफ का है। ये क्लासेस हैं, ये 5th 6th 7th 8th 9th और 10th क्लासेस हैं, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ये 5th में 135 बच्चे हैं, 6th में 120 बच्चे हैं, 7th में 95 हैं। इस तरह से डाटा दिया हुआ है। अब इसे ये बोल रहे हैं कि इसमें अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ड्रॉ द बार ग्राफ, ये ध्यान से सुना है आपको। अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द बार ग्राफ, तब तो आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। और क्वेश्चन में लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग द बार ग्राफ या बाय रीडिंग द बार ग्राफ, तो उस केस में आपको बार ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होता है। जो बार ग्राफ दिया होगा उसी को रीड करके आंसर्स लिखने होते हैं। समझ आ रहा है आपको? अगर लिखा होगा कि ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तब तो हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और अगर ड्रॉ द बार ग्राफ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि इन क्वेश्चंस के आंसर दो, तो फिर हम बार ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। उस क्वेश्चन में बार ग्राफ अपने आप बना ही हुआ होता है, ऑलरेडी पहले से बना हुआ होगा। जिस क्वेश्चन में बार ग्राफ बना होगा उसमें बार ग्राफ हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उन क्वेश्चनों को पढ़ के हम आंसर दे देंगे। जिस क्वेश्चन में बार ग्राफ नहीं बना है उस क्वेश्चन में हम बार ग्राफ बनाएंगे और फिर बाकी क्वेश्चन से जो पूछा होगा उसके आंसर्स लिखेंगे। अब देखो बार ग्राफ इसमें बहुत ही आसान है बनाना। यहाँ पे ये क्लासेस हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन हैं, तो हम 2 एक्स ले लेंगे, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ले लेंगे। इसको हम जो नीचे वाला एक्स है इसको हम एक्स एक्सेस मान लेंगे, जो नीचे वाला एक्सेस है इसको एक्स एक्सेस मानेंगे, जो ऊपर वाला एक्सेस है इसको वाई एक्सेस मानेंगे। यहाँ पर हम क्लासेस लिख देंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे। और यहाँ पर ऊपर स्केल दिख रहा है आपको, यहाँ ऊपर स्केल जरूर लिखना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो भी हमने स्केल लिखा है उसी का टेबल यहाँ लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। हमने 20 स्टूडेंट लिखा है तो यहाँ पे 0 होता है, सबसे नीचे कौन सा होगा? 0। कई बच्चे यहीं 20 लिख देते हैं, ये बहुत गलत है। यहाँ 0 होता है, 0 के बाद 21 × 20, 22 × 40, 23 × 60, 24 × 80, 25 × 100, 26 × 120 एंड 27 × 140। 20 का टेबल हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर का गैप, यानी एक बॉक्स छोड़ देंगे। एक बॉक्स छोड़ के फिर क्लास 5th का डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। क्लास 5th में 135 बच्चे हैं, तो ये 120 है और ये 140 है। 120 और 140 के बीच में ही आएगा 135। ये आप ग्राफ शीट पे बनाओगे तो इसमें बॉक्स काउंट करके एग्जैक्टली लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो ग्राफ शीट नहीं है इसलिए ऐसा बना हुआ है। ग्राफ शीट पे बनाना है आपको बार ग्राफ और उसको फिर पेस्ट करना है। ठीक है, ग्राफ शीट पे बना के और क्वेश्चन के नीचे पेस्ट करनी है। तो अब ये क्लास 5th में 135 बच्चे हैं, तो 135 कहाँ आएगा? 120 और 140 के बीच में 135 आएगा। तो हम यहाँ से लाइन खींचेंगे और इसको एक बॉक्स में क्लास 5th का डेटा 135 तक लेके चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? एक बॉक्स का स्पेस दिया हमने, फिर एक बॉक्स में क्लास 5th को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर एक बॉक्स का स्पेस। अब क्लास 6 में 120 बच्चे हैं, तो ये 120 है यहाँ पे, तो ये 120 यहाँ तक आ जाएगा। इसको हम 120 तक ले जाके एक बॉक्स में क्लास 6 को बना देंगे। फिर एक बॉक्स का स्पेस, क्लास 7th में 95 स्टूडेंट हैं, तो ये 100 है, 90 है, 100 है, 80 है और 100 है। 80 और 100 के बीच में यहाँ पे 95 आएगा, तो हम 95 के आसपास ले गए। क्लास 7th में 95 स्टूडेंट हमने दिखा दिया, फिर एक बॉक्स का स्पेस। फिर उसके बाद 8th में 100 स्टूडेंट हैं, तो ये 100 है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इससे ऊपर चला जाएगा। क्लास 8th में ये आ गया, फिर एक बॉक्स का स्पेस। क्लास 9th में 90 स्टूडेंट हैं, तो ये 90 यहाँ पे 100 और 80 और 100 के बीच में आएगा। यहाँ पे 90 हमने दिखा दिया। ठीक है, और फिर एक बॉक्स का स्पेस। 10th में 80 स्टूडेंट हैं, तो 10th का हमने 80 दिखा दिया। समझ आ रहा है आपको? बहुत ईजी है। एक बॉक्स का स्पेस, फिर एक बॉक्स में बार, फिर एक बॉक्स का स्पेस, एक बॉक्स में दूसरा बार, फिर एक बॉक्स का स्पेस, फिर एक बॉक्स में बार। इस तरह से बनाने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है।
नीचे यहाँ पे क्लासेस हमने 6, 7, 8 ये लिखा है, ये आपको भी लिखना है। और ये जो क्लासेस का नाम लिखा है ना, 6 क्लास 7th क्लास 8th, तो ये है क्या चीज़, ये यहाँ पे इसकी हेडिंग लिखनी होती है क्लासेस। और ऐसे हमने यहाँ पे जो स्केल लिखा है ना, जो भी स्केल, ये लिखना कंपलसरी है, 1 मार्क्स होता है इसका। जो भी स्केल लिखोगे उसका टेबल यहाँ से लिख देंगे। 0 यहाँ स्टार्टिंग में 0 रखना होता है हमेशा, 0, 20, 40, 60 ऐसे करके हमने स्केल लिख दिया, क्योंकि 20 स्टूडेंट है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 स्टूडेंट है, 1 सेंटीमीटर 1 बॉक्स के बराबर होता है। तो एक बॉक्स को हमने 20 माना है, तो 20, 40, 60, 80 इस तरह से चला जाएगा। फिर ये क्या चीज़ है उसकी हेडिंग यहाँ पे लिखनी है आपको, समझ आ रहा है। यहाँ पे नीचे क्या चीज़ लिखी है उसकी हेडिंग यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है उसकी हेडिंग यहाँ पे इनके मार्क्स होते हैं, ये जरूर लिखना है, ये जरूर लिखना है, स्केल जरूर लिखना है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चौथी चीज़ ये है कि 1 सेंटीमीटर का गैप। कई बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू कर देते हैं, पहले गैप नहीं देते हैं, बिल्कुल ही गलत माना जाएगा उसमें। पहले भी आपको गैप देना है, पहले 1 सेंटीमीटर का गैप, फिर एक बार, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप, फिर एक गैप, फिर एक बार, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप, फिर एक बार, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप, फिर एक बार, इस तरह से बनाना है आप। इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। आई थिंक समझ आ गया आपको। अब इसको बनाने के बाद जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा होगा, इस बार ग्राफ को रीड करके हमें उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन किस में है दिख रहा है, सबसे बड़ी सबसे लंबी बार कौन सी है, क्लास 5th की, बाकी सारी बार्स छोटी हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस में हो जाएंगे, क्लास 5th में, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर विच क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे छोटी बार क्लास 10th की है, तो इसका आंसर क्लास 10th आ जाएगा। तो बार ग्राफ को देख के जो क्वेश्चन पूछे होते हैं उसके आंसर हमें लिखने होते हैं, ठीक है। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस। और इसमें बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि ड्रॉ द बार ग्राफ अगर लिखा होगा तब हमें बार ग्राफ बनानी है, फिर आंसर्स लिखते हैं जो क्वेश्चन पूछा होगा। और ड्रॉ द बार ग्राफ नहीं लिखा है तब हमें बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे क्वेश्चंस के आंसर लिख देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ये चीज़। और इसको सिंपल वे में भी कह सकते हैं कि अगर बार ग्राफ पहले से ही बना है क्वेश्चन में बार ग्राफ अगर बना हुआ है तो बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। बार ग्राफ अगर नहीं बना है क्वेश्चन में तो फिर हमें बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। समझ आ गया। चलो एक एग्जांपल मैं डबल बार ग्राफ का बता रहा हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन है, ये डबल बार ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा है कि 2 बार ग्राफ एक साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें 2 डेटा रिप्रेजेंट हो रही हैं एक साथ, 2 डेटा रिप्रेजेंट हो रही हैं, इसलिए इसको डबल बार ग्राफ बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था वो सिंगल बार ग्राफ का एग्जाम्पल था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है 3.3 एक्सरसाइज का। इसमें ये दिया हुआ है कि एक बच्चा है, उसके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मार्क्स दिए हुए हैं। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम एक बॉक्स हमने छोड़ा, फिर एक बॉक्स में इंग्लिश, फिर एक बॉक्स हमने स्पेस दिया, फिर हिंदी एक बॉक्स में, फिर एक बॉक्स का हमने स्पेस दे दिया, फिर एक बॉक्स में मैथ, फिर एक बॉक्स का स्पेस दे दिया हमने, एक बॉक्स में साइंस, फिर एक बॉक्स का स्पेस दे दिया और एक बॉक्स में सोशल साइंस। और यहाँ पर क्या करेंगे, हमें स्केल लिखना पड़ेगा पहले। 1 यूनिट हाइट इक्वल टू 10 मार्क्स, 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। तो अब ये 0 है, मैंने ये बताया था, ये 0 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे किसका टेबल लिखना है, 10 का, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ये पूरा 100 तक लिख देंगे। और ये क्या चीज़ लिखा है हमने, मार्क्स। ये क्या चीज़ है, मार्क्स। तो यहाँ पर हम क्या हेडिंग डालेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड। और ये सब क्या चीज़ें यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट्स। इतना ये तो करना ही है, ये बहुत ईजी है, ये कोई भी बच्चा कर सकता है। स्केल लिख दिया आपने, ये सही से लिख दिया और ये सही से लिख दिया, तो 1.5 नंबर इसी के हो जाते हैं, मतलब 1.5 नंबर करीबन मिल जाएंगे, 1.5। अब इसमें हमें बनाना है कि इंग्लिश में उसके फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स हैं। तो ये 60 है और ये 70 है, इसके बीच में 67 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचना स्टार्ट करेंगे। और जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक बीच में आधा लाइन बना होता है, हाफ बॉक्स के बीच में एक लाइट सी लाइन होती है, मतलब हल्की सी लाइन खींची होती है, देखना आप उसमें। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आधे बॉक्स में हम टर्म 1 का बना देंगे, ठीक है। टर्म 1 में इंग्लिश में इसके 67 मार्क्स हैं और टर्म 2 में इसके 70 मार्क्स हैं इंग्लिश में। तो वह बाकी जो आधा बचा है उसमें हम टर्म 2 का बना देंगे। समझ आ रहा है। एक बॉक्स का हमने स्पेस दिया था और एक बॉक्स हमने इंग्लिश के लिए रखा था, ठीक है।
तो इंग्लिश का जो ये एक बॉक्स है इसके दो पार्ट कर देंगे। इस बॉक्स के जो आधा भाग है उसमें तो हम टर्म 1 का बनाएंगे और बाकी जो आधा भाग है उसमें टर्म 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आधे में हमने टर्म 1 का दिखा दिया, 67 मार्क्स हैं, और बाकी जो आधा है इसमें 70 मार्क्स। इसी तरह से हिंदी में इसके टर्म 1 में 72 मार्क्स हैं और टर्म 2 में 65 मार्क्स हैं। मैथ्स में टर्म 1 में 88 मार्क्स हैं, टर्म 2 में 95 मार्क्स हैं। इसमें साइंस में टर्म 1 में 81 मार्क्स हैं, टर्म 2 में 85 मार्क्स हैं। और यहाँ पे सोशल साइंस में 73 है टर्म 1 में और टर्म 2 में 75। ये बना लोगे, बहुत इजी है बनाना। बस आपको ये ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया था, एक बॉक्स की गैपिंग, एक बॉक्स में बार, एक बॉक्स की गैपिंग, एक बॉक्स में बार, एक बॉक्स की गैपिंग, एक बॉक्स की बार, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर सिंगल बार ग्राफ होगा तब तो एक ही बॉक्स में पूरा बना देना, और डबल बार ग्राफ होगा तो ये जो बॉक्स रखा है ना बार बनाने के लिए, इसमें आधे में एक बार, बॉक्स के आधे हिस्से में एक बार और बॉक्स के दूसरे आधे हिस्से में दूसरा बार बनाना है। समझ आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमने ये 2 बार बनाए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फर्स्ट टर्म है कौन सा सेकंड टर्म है। तो इसको हम अलग अलग कलर से कलर कर देंगे और यहाँ पे फिर हमें मेंशन करना है कि ये जो ग्रे कलर वाला है ये फर्स्ट टर्म है और ये जो ऑरेंज कलर है ये सेकंड टर्म है। ये काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब डबल बार ग्राफ आए। सिंगल बार ग्राफ में ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डबल बार ग्राफ में ये काम करना ज़रूरी है। इसके बिना हम रीड नहीं कर सकते कि कौन सा मार्क्स कौन से टर्म का है। अगर यहाँ पे ये ना लिखा हो तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला फर्स्ट टर्म का है और ये वाला सेकंड टर्म का है। ठीक है, ये तभी पता चल पाएगा जबकि यहाँ पे लिखा होगा। तो ये जरूर आपको लिखना है कि जो ग्रे वाला दिख रहा है ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं और ये ऑरेंज वाला जो है ये सेकेंड टर्म के मार्क्स हैं। इस तरह से आपको बनाना है। समझ आ गया? यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, नीचे हेडिंग सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, जो भी स्केल लिखा हुआ उसका टेबल चलता जाएगा। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 0, 10, 20, और यहाँ पे इसकी हेडिंग मार्क्स ऑफ 10, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे स्केल, और यहाँ पे कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 4 पॉइंट लिखना इम्पोर्टेंट है। फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे, एक बॉक्स में बार बना देंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे, एक बॉक्स में बार बना देंगे। इस तरह से बार ग्राफ बन जाना है। फिर इसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन सब में गैपिंग जो है बहुत कम है, सबसे ज़्यादा गैपिंग यहाँ पर है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट यहाँ तो इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो डाउनफॉल हो रहा है। इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है, क्योंकि ये जो ग्रीन ऑरेंज वाला है ना ये बढ़ रहा है मार्क्स, है ना, ये मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं। इसमें मार्क्स कम हुए हैं, बार ग्राफ से दिख रहा है हमें। तो सबसे ज़्यादा किस में इम्प्रूव हुआ है? मैथमेटिक्स में, है ना। बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में इम्प्रूव हुआ है? मैथ्स में, क्योंकि इसमें यहाँ पे 3 नंबर ही इम्प्रूव हुआ है इसका, यहाँ पे 4 नंबर इम्प्रूव हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर इम्प्रूव हुआ है, यहाँ पे इसके 7 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में हुई है? मैथ्स में। फिर दूसरा इन्होंने पूछा है कि किस सब्जेक्ट में कम से कम इम्प्रूवमेंट हुए, लीस्ट मतलब सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है? सोशल साइंस में, क्योंकि इसमें 3 नंबर का है, इसमें 7 नंबर का है, इसमें 4 नंबर का है, इसमें 2 ही नंबर का है। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है? सोशल साइंस में। और तीसरा इन्होंने पूछा है कि किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस उसकी डाउन हुई है, खराब हुई है मतलब। तो डाउन किस में हुई है? हिंदी में। किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुई है? हिंदी में। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर बार ग्राफ पहले दिया हुआ है तब तो हमें डायरेक्ट आंसर लिख देना है। बार ग्राफ नहीं बनाए क्वेश्चन में तो पहले बार ग्राफ बनाएंगे और फिर उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3.3 कर सकते हैं। ठीक है, 3.3 कर लेना और मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। फिर भी अगर आती है तो आप मुझे बताना, उसके सॉल्यूशन मैं आपको भेजूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।